हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक एजुकेशन। आज पॉलिटी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे संसद। संसद यानी पार्लियामेंट, जो कि हमारे संविधान का एक अभिन्न अंग है और इस संसद को बनाने में 3 अंगों का विशेष महत्व है। संसद का जो निर्माण होता है हमारे संविधान में वो 3 अंगों से मिलकर बना है। यहाँ पर पहला अंग जो है वो है राज्यसभा। क्या है? राज्यसभा। दूसरा अंग है आपका प्रेसिडेंट। और तीसरा जो अंग है वो है आपका लोकसभा। राज्यसभा जो कि हमारे संसद का उच्च सदन है या यह वो सदन है जिसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा जो लोकसभा है ये संसद का निम्न सदन है। लोकसभा राज्यसभा का निम्न सदन है। और जो प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट की जो भूमिका है हमारे संसदीय व्यवस्था में विशेष महत्व है। कोई भी विधेयक जो संसद के अंदर पेश किया जाता है और राज्यसभा और लोकसभा में जिस विधेयक के ऊपर चर्चा की जाती है, अंतिम रूप से कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता जरूरी होती है। अगर किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति नहीं दी जाती है तो वह विधेयक कभी भी कानून नहीं बन सकता है। तो आप सीधे साफ शब्दों में अगर कहें तो तीनों ही अंग एक दूसरे पर निर्भर हैं। कोई भी अंग अपनी मर्जी से कोई भी कार्य स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता है। संसद को हमारे संविधान में विधायी अंग भी बोला जाता है। हमारे संविधान का संसद क्या है? एक विधायी अंग है। विधायी अंग। संविधान में जो संसद है उसको विधायी अंग यानी विधायिका भी बोला जाता है। विधायिका। और जो लोकसभा है यानी जो सरकार है, सरकार यानी जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से क्या होती है? उत्तरदायी होती है। सरकार जो है या विधायिका के प्रति जो कार्यपालिका है, सरकार है, वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। संसद क्या है? केंद्र सरकार का विधायी अंग है। भारतीय लोकतंत्र व्यवस्था में जो संसद है वह एक विशिष्ट स्थान रखती है। अनुच्छेद इसके अलावा जो संसद है हमारे संविधान के भाग 5 में, और अनुच्छेदों की अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक संसद के कार्य, संसद के अधिकार, संसद की संरचना या संसद के द्वारा किए गए कोई भी कार्य अनुच्छेद 79 से लेकर अनुच्छेद 122 तक और संविधान के भाग 5 में चीजें बताई गई हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि भारतीय संसदीय व्यवस्था में संसद का क्या स्थान है, तो संसद जो कि संसद में जो राष्ट्रपति हैं वो संसद का अभिन्न अंग है। यानी संसद में पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की बिना सहमति के कानून नहीं बन सकता है। इसके बाद भारतीय संविधान में जो संसदीय व्यवस्था है वह अमेरिका के स्थान पर ब्रिटेन की पद्धति पर आधारित है। यानी भारतीय संविधान में जो संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है वो कहां से अपनाई गई है? ब्रिटेन की पद्धति पर। ब्रिटेन की पद्धति पर आधारित। ठीक है, तो भारतीय संविधान की संसदीय व्यवस्था है या जो संसद का प्रारूप है वो ब्रिटेन की संसद के आधार पर तय किया गया है, ना कि अमेरिका की राष्ट्रपति संसदीय प्रणाली के आधार पर। इसका क्या कारण है कि क्यों अमेरिका की राष्ट्रपति संसदीय प्रणाली को भारतीय संविधान में संसदीय स्वरूप में नहीं अपनाया गया है? ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली है उस रूप में इसको अपनाया गया है। ब्रिटेन की जो संसद है वह 2 अंगों से मिलकर बनी है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन। ब्रिटेन की जिस तरीके से भारतीय संसद लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी है, उसी तरह से ब्रिटेन की जो संसद है वह हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन
के आधार पर 2 अंगों से मिलकर बनी हुई है ब्रिटेन की संसद। इसके विपरीत अमेरिका के जो विधानमंडल को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। जिस तरीके से भारत की संसदीय व्यवस्था में जो विधायी अंग है उसको हम संसद कहकर पुकारते हैं, उसी तरह अमेरिका में जो विधायी अंग है, जो विधानमंडल है, उसको कांग्रेस कहकर पुकारा जाता है। अमेरिका में उसका नाम क्या है? कांग्रेस। कांग्रेस में 2 अंग है, एक है सीनेट जिसको ऊपरी सदन बोला जाता है, एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। दूसरा अंग क्या है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो कि निचला सदन है। अमेरिका का राष्ट्रपति सीनेट का सदस्य नहीं होता है, अमेरिका का राष्ट्रपति कांग्रेस का सदस्य नहीं होता है। यही कारण है कि अमेरिका के राष्ट्रपति में जो प्रतिनिधित्व की प्रणाली है वो अलग ही स्वरूप में देखने को मिलती है। इसके विपरीत अगर भारतीय संसदीय व्यवस्था में देखें तो कार्य स्वरूप प्रणाली एक दूसरे के ऊपर निर्भरता को दिखाती है, और इसके विपरीत अगर संसदीय पद्धति को देखें तो दोनों की कार्य पद्धति एक दूसरे पर निर्भरता को दिखाती है। यानी जो संसदीय पद्धति है जो भारतीय स्वरूप में अपनाई गई है वह पद्धति ब्रिटेन की पद्धति से मिलती है, और यही कारण है कि भारत में संविधान का जो आधार है, संविधान का आधार क्या है? संसदीय व्यवस्था। इसके बाद संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा में अधिकतम जो मेंबर हैं, अधिकतम जो सीट है वो कितनी है? 250। संसद के अंदर अधिकतम सीटों की संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिसमें से अगर आप बात करें तो 238 सदस्य राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। इसके बाद 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, जो कि अपने कार्य क्षेत्र में विशेषता हासिल किए हुए होते हैं। वह कार्य क्षेत्र साहित्य में भी हो सकता है, विज्ञान में भी हो सकता है, सामाजिक सुधार में भी हो सकता है। किसी भी क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति पारंगत है और अपनी ख्याति प्राप्त किए हुए है तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य नॉमिनेट कर सकता है। इसके अलावा जो राज्यसभा है, इसके जो सदस्य होते हैं उसके यानी कोई भी व्यक्ति अगर राज्यसभा का सदस्य बनता है तो वह मैक्सिमम 6 साल तक राज्यसभा का सदस्य बना रह सकता है। अब राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व है वह भारत की जो राज्यसभा है इसमें जो प्रतिनिधित्व है वह जनसंख्या के आधार पर बटा हुआ है। देखिए, इसके विपरीत अगर हम बात करें अमेरिका की शासन व्यवस्था की, अमेरिका की संसद की, या अमेरिका का जो उच्च सदन है, अगर उसकी बात करें तो वहाँ पर जो सीटों का बंटवारा हुआ है वह बराबर बराबर किया गया है। यानी अमेरिका की जो कांग्रेस है उसमें टोटल सीट है 100, और 100 में से सभी राज्यों को 2-2 सीट बराबर बराबर सीटें दी गई है। यानी किसी भी राज्य के अगर क्षेत्रफल कितना भी ज़्यादा हो या जनसंख्या का आकार कितना भी बड़ा हो, कितना भी कम हो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अमेरिका की जो कांग्रेस है उसमें सभी राज्यों को बराबर प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसके विपरीत अगर हम संसदीय व्यवस्था की बात करें तो हमारे संसदीय व्यवस्था में जो राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है वह अलग अलग है। जैसे अगर आप यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश की, तो इसमें राज्यसभा की सीट जो हैं वो 31 हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की जो सीट हैं वो 31 हैं, और त्रिपुरा की जो सीट है वह 1 है। राज्यसभा में जो सीट है वो राज्यों में जनसंख्या के आधार पर बांटी गई हैं, ना कि राज्य को बराबर का दर्जा देने के लिए। इसके बाद इसके विपरीत मैंने आपको बताया कि अमेरिका में सभी राज्यों को 2-2 सीटें दी गई हैं। ठीक है, अमेरिका की सीनेट में कोई भी जो सदस्य है, जिस तरीके से भारतीय राज्यसभा में, भारतीय संसद में जो अंग है राज्यसभा, उसमें राष्ट्रपति 12 सदस्यों को क्या करता है भाई? नॉमिनेट करता है। राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है। इसके विपरीत अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में जो सीनेट होती है उसमें कोई भी व्यक्ति नॉमिनेट नहीं किया जाता है, किसी भी व्यक्ति को नॉमिनेट नहीं किया जाता है। इसके देखिए, जो संसद का दूसरा अंग है लोकसभा, इसमें जो अगर हम टोटल सीट की ही बात करें कि लोकसभा में टोटल सीट कितनी है, तो टोटल जो सीट है वह है 552। संविधान में लोकसभा की सीट जो है 552 निर्धारित की गई है मैक्सिमम। संविधान संशोधन के द्वारा सीटों को घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। इसके बाद वर्तमान की बात करें, वर्तमान में
लोकसभा की सीट कितनी है? 545। 545 सीट वर्तमान में लोकसभा की है, जिसमें से 530 जो सदस्य आते हैं लोकसभा में, जो 530 सदस्य चुनकर आते हैं वह आते हैं राज्यों से। इसके बाद जो 15 सदस्य चुनकर आते हैं वह आते हैं हमारे केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी यूटी से। टोटल वर्तमान में 545 सदस्य हैं लोकसभा में, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों से चुनकर आते हैं और 15 सदस्य कहां से चुनकर आते हैं? यूटी से। इस लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्यों को क्या किया जाता था? नॉमिनेट किया जाता था, नामित किया जाता था। जिस तरीके से राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं, उसी तरीके से लोकसभा में भी हमारे जो राष्ट्रपति हैं वह 2 सदस्यों को, जो कि एंग्लो इंडियन हुआ करते थे, इन सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करते थे? लोकसभा में नॉमिनेट किया करते थे। परंतु 104 अमेंडमेंट 2020 के द्वारा 104 संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2020 में किया गया था, उसके द्वारा यह निर्धारित कर दिया गया है कि अब से लोकसभा में जो राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट किया करते थे, यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। यानी वर्तमान में अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि वर्तमान में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को लोकसभा में नॉमिनेट करते हैं, तो कितने भी सदस्यों को नॉमिनेट नहीं करते हैं, क्योंकि यह जो प्रक्रिया थी यह 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के द्वारा समाप्त कर दी गई है। कब कर दी गई है? 2020 के द्वारा। इसके बाद लोकसभा में अगर आपको सदस्य बनना है, लोकसभा का सदस्य बनना है, तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए? तो आपकी एज होनी चाहिए 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी जो एज होनी चाहिए वह होनी चाहिए 25 वर्ष। और लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वह होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के द्वारा। लोकसभा के सदस्यों का क्या होता है भाई? चुनाव होता है लोकसभा के अध्यक्ष सदस्यों का। किसका? सदस्यों का। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के द्वारा होता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? लोकसभा के सदस्यों का जब चुनाव होता है, जनता उस चुनाव में भाग लेती है। तो आज की डेट में वर्तमान में अगर किसी भी व्यक्ति को चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना है, अपने वोट का अधिकार करना है, वोट डालने का अधिकार उसको मिल जाए, तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो मिनिमम एज होनी चाहिए आपकी भाई 18 साल। 18 साल के अगर आप हैं तो आप लोकसभा व राज्यों की विधानसभाओं में अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। यह 18 साल की जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था संविधान में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 61वें अमेंडमेंट 1988 कब किया गया भैया? 1988। देखिए बच्चों, 1988 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो वोट देने का अधिकार था, वोटिंग राइट थे, उसको 21 साल से घटाकर कितना कर दिया गया? 18 साल। यानी वर्तमान में अगर कोई भी व्यक्ति 18 साल का है तो वह व्यक्ति क्या दे सकता है? वोट दे सकता है और लोकसभा में या राज्यों के विधानसभाओं में अपने प्रतिनिधि को चुनने में अपनी सहायता, अपना सहयोग दे सकता है। इसके बाद जो लोकसभा की जो सीट हैं, ये किस तरीके से संविधान में निर्धारित की गई हैं? सीटों का बंटवारा जो है वह जनसंख्या के आधार पर किया गया है। उसी आधार पर हम चलें तो लोकसभा में जो सीटों का बंटवारा किया जाता है या किसी भी राज्य को कोई सीट दी जाएगी, कितनी दी जाएगी या कितनी, यह होता है परिसीमन आयोग के द्वारा। किसके द्वारा होता है? परिसीमन
आयोग के द्वारा, परिसीमन आयोग जो के द्वारा किसी भी राज्य में लोकसभा की सीट का घटा सकते हैं, किसी भी राज्य में लोकसभा की सीट को बढ़ा सकते हैं। देखिए 84वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2001 में किया गया था, इस संविधान संशोधन अधिनियम में यह बात निर्धारित कर दी गई है कि 2026 तक लोकसभा की सीटों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। 2026 तक लोकसभा की सीटों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन परिसीमन आयोग से बन सकता है वह है कि भारत में अभी तक कब कब परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। आपको ये तो पता लग ही गया है कि परिसीमन आयोग का गठन क्यों किया जाता है। परिसीमन आयोग का गठन संसद करती है और किस लिए किया जाता है, किसी भी राज्य में लोकसभा की सीटों को घटाना या लोकसभा की सीटों में बढ़ोतरी करना परिसीमन आयोग का कार्य है। तो में अभी तक जो परिसीमन आयोग बनाए गए हैं उनका गठन किया गया है। कब कब किया गया है परिसीमन आयोग का गठन? जो गठन किया गया है 1952, 1962, 1972 और 2002। 1972 और 2002 में अभी तक 4 बार परिसीमन आयोग का क्या किया गया बच्चों? गठन किया गया है। आइए आप देखते हैं। इसके बाद मैंने आपसे शुरुआत में ही एक चर्चा की थी, जब लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है तो वह फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। संविधान में राज्यसभा के लिए कौन सी पद्धति अपनाई गई है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व। संविधान में जो राज्यसभा के लिए पद्धति अपनाई गई है वो कौन सी अपनाई गई है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व। संविधान में राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव करने के लिए, उनका चुनाव करने के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रणाली को अपनाया गया है। इसके विपरीत अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो लोकसभा में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम या प्रतिनिधित्व की प्रणाली, या क्या कह सकते हैं आप, प्रतिनिधित्व की प्रणाली। यानी संविधान में लोकसभा के सदस्यों को चुनने के लिए प्रतिनिधित्व की प्रणाली को अपनाया गया है। ठीक है, क्या अपनाया गया है? प्रतिनिधित्व की प्रणाली। यानी देखिए जब हमारा संविधान बना उस समय लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करने के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के बारे में चर्चा की गई थी, परंतु जो संविधान सभा थी उसके सदस्यों ने विचार करा कि यह पद्धति बहुत खर्चीली है और समय भी बर्बाद करती है। तो इसके विपरीत अगर हम लोकसभा के सदस्यों को चुनाव करने के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को अपनाएं तो ठीक रहेगा। परंतु अगर आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को संविधान सभा द्वारा अपना लिया जाता तो इसमें जो हमारा लोकतंत्र है उसका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता था, क्योंकि जो सरकार है, जो सरकार के सदस्य हैं, जो सरकार चलाएंगे वह जनता के प्रतिनिधि नहीं होंगे। यानी जनता का चुनने में डायरेक्ट इसमें कोई भी रोल नहीं होगा और यह लोकसभा की परिभाषा को सही नहीं ठहराता है। यही कारण है कि संविधान में जो लोकसभा यानी जहाँ पे सरकार का निर्वाचन किया जाता है, सरकार बनाई जाती है, वहाँ पर या उसके सदस्यों को चुनने के लिए, सरकार को चुनने के लिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब करेंगे राज्यसभा की अवधि। देखिए आइए अब चर्चा करते हैं राज्यसभा की अवधि और लोकसभा की अवधि से संबंधित। देखिए राज्यसभा की अवधि हो चाहे लोकसभा की अवधि हो, संविधान में इस बात पर कोई चर्चा नहीं की गई है और ना ही संविधान में कहीं भी ये चीज़ निश्चित की गई है, कहीं लिखी गई है कि राज्यसभा या लोकसभा की अवधि कितनी होगी या उसके सदस्यों की अवधि कितनी होगी। यह संसद के विवेक पर छोड़ दिया गया है कि संसद जब चाहे
लोकसभा या राज्यसभा की अवधि को बिना संशोधन के द्वारा सामान्य विधेयक के द्वारा बदल सकती है, घटा सकती है, बढ़ा सकती है। तो वर्तमान में अगर हम राज्यसभा की अवधि की बात करें तो राज्यसभा की अवधि संसद के विवेक पर निर्धारित की गई है। और राज्यसभा में अगर कोई भी व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी जो एज लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए? 35 साल। यानी राज्यसभा 35 नहीं 30 साल। यानी अगर आप राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो एज लिमिट कितनी होगी? 30 साल। इसके बाद राज्यसभा में कोई सदस्य अगर है तो उसका जो टर्म पीरियड होगा, टर्म पीरियड वो कितना होगा? 6 साल का। अगर कोई भी व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनता है तो अधिकतम कितने साल तक वह सदस्य बना रह सकता है? 6 साल तक। राज्यसभा में जो सदस्यों का क्या होता है? राज्यसभा में जो सदस्यों का रिटायरमेंट होता है, रिटायरमेंट कब होता है? प्रत्येक 2 साल के बाद। यानी राज्यसभा के प्रत्येक 2 साल के बाद में राज्यसभा के सदस्यों का क्या हो जाता है? रिटायरमेंट हो जाता है। और इनके स्थान पर इनकी सीट को भरने के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को अपनाते हुए राज्यों से राज्य जो सभा है, राज्यसभा है जो केंद्र के अंदर है, वहां पर सदस्यों को क्या किया जाता है? नॉमिनेट किया जाता है, नामित किया जाता है। तो हर राज्य के विधानसभा से कुछ सदस्यों को जो संख्या फिक्स करी गई है राज्यसभा में हर राज्य की, वहां से उतने ही सदस्यों को नॉमिनेट करके कहाँ भेजा जाता है? राज्यसभा में भेजा जाता है। तो राज्यसभा में जो व्यक्ति चुने जाते हैं वह जनप्रतिनिधि अधिनियम जो एक्ट है आपका, जनप्रतिनिधि अधिनियम जो 1951 में लागू किया गया था, इसके अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की जो पदावधि है वह 6 साल निश्चित की गई है। तो राज्यसभा के सदस्यों की जो पदावधि है वो कितने साल निश्चित की गई है और किस अधिनियम के द्वारा? 6 साल निश्चित की गई है। और किस अधिनियम के द्वारा? जन प्रतिनिधि एक्ट 1951, जन प्रतिनिधि अधिनियम के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों की जो मैक्सिमम टाइम लिमिट है अपनी पद ग्रहण करने के बाद के रिटायरमेंट तक कितनी है? 6 साल। इसके विपरीत अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में जो सदस्यों की जो अवधि है या लोकसभा का जो आपको अगर मेंबर बनना है तो मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 25 साल। राज्यसभा में जो सदस्य बनना चाहते हैं तो उसकी एज लिमिट कितनी होती है? 30 साल। परंतु अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए? 25 साल। इसके बाद अगर हम टर्म पीरियड की बात करें तो टर्म पीरियड कितना होता है लोकसभा के सदस्यों का? 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष। यहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों का जो टर्म पीरियड है वो 6 साल है, यहाँ पर कितना है? 5 साल। यानी लोकसभा का सदस्य अगर आप चुने जाते हैं तो 5 साल के लिए आपको लोकसभा का सदस्य बनाया जाएगा। और ये 5 साल फिक्स नहीं है, आप इससे पहले भी लोकसभा की सदस्यता से हटाए जा सकते हैं अगर आपके ऊपर कोई भी एलिगेशन लगाया जाता है। एलिगेशन में भ्रष्टाचार का आरोप भी हो सकता है या इसके अलावा कोई भी ऐसा प्रति या आरोप जो आपके ऊपर पर्सनल रूप से किसी भी व्यक्ति के द्वारा लगाया जाए। इसके अलावा लोकसभा में जो रिटायरमेंट का कोई सीन है नहीं, ठीक है, क्योंकि राज्यसभा जो कि एक फिक्स सदन है जिसका कभी भी विघटन नहीं किया जा सकता है। इसके विपरीत लोकसभा का क्या किया जा सकता है? विघटन, ठीक है, विघटन किया जा सकता है। यानी लोकसभा जो कि 5 साल के लिए चुनते हैं, सरकार जो कि 5 साल के लिए चुनी जाती है, उसका विघटन 5 साल पूरे होने से पहले भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। परंतु इसके विपरीत राज्यसभा जो कि उच्च सदन है और एक फिक्स सदन है, स्थायी सदन है, इसका विघटन किसी भी हालत में नहीं किया जा सकता। अब देखेंगे हम संसद की सदस्यता, यानी अगर कोई भी व्यक्ति संसद की सदस्यता लेता है तो किस तरीके से वह सदस्यता ले सकता है या सदस्यता लेने के क्या क्या प्रकार हैं।
आइए अब देखते हैं संसद की सदस्यता किस तरीके से कोई व्यक्ति ले सकता है या किस तरीके से योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि संसद की सदस्यता लेने के लिए किसी भी सदस्यता की कोई भी सदस्य जो संसद का सदस्य बनना चाहता है उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो कोई भी सदस्य, कोई भी व्यक्ति अगर संसद का सदस्य बनना चाहता है तो वह व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति लोकसभा व राज्यसभा का सदस्य है तो वह व्यक्ति संसद का सदस्य माना जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें दोहरी सदस्यता, यानी कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य है तो उसको तत्काल रूप से एक सदन की सदस्यता को छोड़ना होगा। इसके अलावा कोई व्यक्ति अगर राज्य विधानसभा का भी सदस्य है और वह संसद के किसी एक सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा के लिए चुन लिया जाता है तो उसको तत्काल रूप से राज्य विधानसभा की सीट से इस्तीफा देना होगा, नहीं तो जो लोकसभा या राज्यसभा में उस सदस्यों को निर्वाचित किया गया है, चुना गया है, उसकी सदस्यता को रिक्त मान लिया जाएगा। तो क्या क्या माना जाएगा? दोहरी सदस्यता, यानी राज्य विधानसभा या लोकसभा प्लस राज्यसभा, किसी दो सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। ठीक है, राज्य विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा, कोई भी व्यक्ति किन्हीं भी दो सदनों का सदस्य कभी नहीं हो सकता है। दोहरी नागरिकता, दोहरी सदस्यता कभी नहीं लेगा कि उसको एट द टाइम किसी भी एक सदन का सदस्य होना ही पड़ेगा। इसके बाद अगर हम बात करें अयोग्यता की, तो संसद का जो सदस्य है वह अयोग्य किस प्रकार से हो सकता है या उसकी अयोग्यता पर सवाल कौन उठाएगा या उसकी अयोग्यता पर फैसला कौन सुनाएगा। तो देखिए, कोई भी संसद का सदस्य अगर संसद का सदस्य होने के साथ साथ किसी दूसरे सदन की सदस्यता ग्रहण कर लेता है और निर्धारित समय में भी अपनी सदस्यता नहीं छोड़ता है तो उसे उस सदन की सदस्यता से अयोग्य मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा? अयोग्य मान लिया जाएगा। या कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं या संसद की गरिमा का पालन नहीं करता है, तो जो संसद जो लोकसभा या राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, जो जैसे लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर होते हैं, उसी तरह राज्यसभा में सभापति होते हैं। तो इन दोनों अधिकारियों को ये अधिकार है कि अगर सदन में कोई भी व्यक्ति संसद या संविधान का अपमान करे, उनका पालन ना करे, तो वह उनकी सदस्यता को रिक्त कर सकते हैं। इसके बाद शपथ, तो लोकसभा व राज्यसभा का कोई भी सदस्य अगर संसद का सदस्य बनना चाहता है या लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उस व्यक्ति को शपथ कौन दिलाएगा? तो उस व्यक्ति को शपथ दिलाएंगे, कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को, संसद का सदस्य जो व्यक्ति चुना जाता है उसको उस पद पर चुने जाने के लिए राष्ट्रपति क्या करेंगे? उसको उस पद की शपथ दिलाएंगे और वह व्यक्ति जब शपथ ग्रहण कर लेगा तब वह संसद का सदस्य बन जाएगा। इसके बाद किसी भी संसद के सदस्य का वेतन क्या होता है, उसके भत्ते क्या क्या होते हैं। तो अगर मैं बात करूं मूल संविधान की, तो मूल संविधान में संसद के सदस्यों का वेतन व भत्तों पर कोई भी चर्चा नहीं की गई है। मूल संविधान में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि संसद के सदस्यों का वेतन कितना होगा या उनको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, क्या क्या अलाउंसेस होंगे। ये सब संसद के विवेक पर छोड़ दिया गया है कि संसद अपने सदस्यों को किस तरीके से सुविधाएं देना चाहती है। तो वर्तमान में जो सदस्य हैं लोकसभा राज्यसभा यानी संसद के, उनको वेतन व भत्ते किसके अधिकार से या किसके विवेक से दिए जाते हैं? संसद की विवेक के आधार पर लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों को वेतन व भत्ते प्राप्त होते हैं। इसके बाद दल बदल। दल बदल क्या है? देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी दल का सदस्य है, देखिए संसद में सदस्यता ग्रहण करने का दो तरीके हैं। या तो आप किसी भी
देखिए, संसद में सदस्यता ग्रहण करने के 3 तरीके हैं। 3 तरीके कौन कौन से हैं? नंबर 1 तरीका, या तो आप किसी भी दल के मेंबर बन जाइए, सदस्य बन जाइए और चुनाव जीतकर संसद में चले जाइए, तब आप संसद के सदस्य बन सकते हैं। दूसरा तरीका, या तो आपको राष्ट्रपति क्या कर दे, नॉमिनेट करे। आप किसी भी क्षेत्र में विख्यात हो तो राष्ट्रपति आपको नॉमिनेट करेंगे और आप उस सदन के सदस्य बन जाएंगे। या तीसरा तरीका ये है कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ें, किसी भी दल से अलग होकर आप बिना दल के व्यक्ति होकर चुनाव लड़ें और चुनाव जीत जाएं, तो आप संसद के सदस्य बन सकते हैं। और आप सदस्य बनने के बाद अगर आप किसी भी दूसरे दल में शामिल होते हैं, जब आप सदस्य बन गए हैं और सदस्य बनने के बाद आप किसी दूसरे दल में शामिल होते हैं, तब आपके ऊपर दल बदल का जो कानून है वह लागू हो जाएगा और आपको आपके पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। आपकी सदस्यता, संसद की सदस्यता रिक्त मान ली जाएगी, खत्म मान ली जाएगी। और दल बदल पर जो अंतिम फैसला होता है वह किसका होता है? दल बदल पर अंतिम फैसला होता है आपका स्पीकर का। किसका होता है बच्चों? स्पीकर का। दल बदल पर अंतिम फैसला लोकसभा अध्यक्ष का होता है और इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा अंतिम जो है आपका वह अनुपस्थिति, यानी कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य रहते समय अधिकतम कितने दिनों तक अनुपस्थित रह सकता है। अगर वो उतने दिनों के बाद भी अनुपस्थित है तो संसद की सदस्यता से उसका पद रिक्त मान लिया जाएगा। तो अगर कोई भी व्यक्ति 60 दिनों यानी 60 दिनों तक, कोई भी व्यक्ति अगर 60 दिन तक 60 डेज, कोई भी व्यक्ति अगर 60 दिनों तक संसद की किसी भी जो सेशन होते हैं, जो सत्र होते हैं, उसमें भाग नहीं लेता है तो उसकी सदस्यता, उसके पद की सदस्यता को रिक्त मान लिया जाएगा। अब देखते हैं लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति, या लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होता है, किस तरीके से उनकी नियुक्ति की जाती है या किस तरीके से लोकसभा में उनके कार्य होते हैं, उसी के रूप में चलते हुए, उसी के साथ साथ चलते हुए राज्यसभा का सभापति कौन होता है, राज्यसभा का सभापति कैसे नियुक्त किया जाता है, राज्यसभा के सभापति के कार्य क्या होते हैं, या राज्यसभा का जो उप सभापति होता है उसको कैसे नियुक्त किया जाता है या उसके कार्य किस प्रकार से होते हैं। तो अगर मैं बात करूं लोकसभा का अध्यक्ष, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह जो बहुमत दल होता है, बहुमत दल से क्या होता है भाई, चुना जाता है, चुना जाता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह बहुमत दल से चुना जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष की जो चुनाव की तारीख है वह राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव की तारीख निर्धारित करते हैं, यानी राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष की चुनाव की तारीख तय करते हैं। इसके बाद में लोकसभा का जो अध्यक्ष है वह जब अध्यक्ष चुन लिया जाता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष है, लोकसभा का जो सदस्य है, जब उसको अध्यक्ष चुन लिया जाता है तो वह किसी भी दल का सदस्य नहीं होता। लोकसभा का अध्यक्ष, अगर लोकसभा में कोई भी व्यक्ति जब अध्यक्ष चुन लिया जाता है तब वह किसी भी दल का सदस्य नहीं रह जाता है। कौन नहीं रह जाता है? किसी भी दल का सदस्य नहीं रह जाता है। अगर लोकसभा के अध्यक्ष को किसी भी समय उसके पद से अगर हटाया जाना है तो लोकसभा में विशेष बहुमत पारित कर ही उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। इसके विपरीत अगर लोकसभा का अध्यक्ष अपने मन से अपने पद से इस्तीफा देना चाहता है तो किसको देगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष अगर अपने मन से इस्तीफा देना चाहता है तो वह जो उपाध्यक्ष है, लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद का इस्तीफा किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा। किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा। समझ रहे हैं? किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा। लोकसभा में अगर लोकसभा के अध्यक्ष को हटाना है तो हटाने के लिए जो प्रस्ताव पेश किया जाता है
तो प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए मिनिमम 50 लोगों की, 50 संसद के या लोकसभा के सदस्यों की अनुमति जरूरी है। 50 सदस्य अगर उस प्रस्ताव पर चर्चा करें तो ही वह प्रस्ताव आगे बढ़ाया जाएगा, नहीं तो उस प्रस्ताव को उधर ही समाप्त कर दिया जाएगा। तो लोकसभा में जो अध्यक्ष होता है वह सदन का मुख्य प्रवक्ता होता है। अगर मैं बात करूं लोकसभा अध्यक्ष की जो विशेषताएं हैं तो क्या होता है, सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष सदन का क्या होता है, प्रवक्ता होता है। इसके बाद सभी संसदीय मामलों में उसका जो निर्णय होता है वह अंतिम होता है। सभी संसदीय मामलों में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। दल बदल जो है, अगर कोई भी व्यक्ति लोकसभा के अंदर दल बदल से संबंधित पाया जाता है तो लोकसभा का अध्यक्ष का जो फैसला होगा वह अंतिम रूप से मान्य होता है और इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके बाद वह सदस्यों की जो शक्तियां होती है और जो विशेष अधिकार होते हैं, जो लोकसभा के अंदर सदस्य होते हैं या उनके जो विशेष अधिकार होते हैं, उनका क्या होता है, वो अभिभावक होता है। क्या होता है, अभिभावक। इसके बाद सदन की कार्यवाही का संचालन करना लोकसभा के अध्यक्ष का कार्य है। सदन की कार्यवाही का संचालन कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। इसके बाद जो सदन में गणपूर्ति, कोरम संख्या अगर कम है, कोरम संख्या भी पूरी नहीं है, तो लोकसभा अध्यक्ष क्या कर सकता है, कार्यवाही का संचालन बंद कर सकता है, सत्र को रोक सकता है जब तक गणपूर्ति की संख्या पूरी ना हो। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है कि गणपूर्ति क्या है, कोरम संख्या क्या है, आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इसके बाद अगला कार्य क्या होता है लोकसभा अध्यक्ष का, कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करना। लोकसभा अध्यक्ष का कार्य अगला कार्य क्या है, जो संयुक्त बैठक, यानी किसी भी विधेयक पर, किसी भी सामान्य विधेयक पर अगर किसी भी सामान्य विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा में सहमति नहीं बन पाती है, तब राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को बुलाता है और उस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से, अगर लोकसभा का अध्यक्ष किसी कारण से उस समय उपस्थित नहीं है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें मुझे। इसके बाद कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य समिति, तीनों समितियों का अध्यक्ष कौन होता है, लोकसभा अध्यक्ष। इसके बाद वरीयता सूची में सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं, जो वरीयता सूची होती है उसमें जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वह सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई होते हैं, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनका वरीयता क्रम उनके बराबर होता है। इसके बाद लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह कैबिनेट मंत्रियों से ऊपर होता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह कैबिनेट मंत्रियों से ऊपर होता है। इसके बाद जो अगला इसका विशेष अधिकार है लोकसभा अध्यक्ष का, वह अध्यक्ष पद पर, जो लोकसभा अध्यक्ष का जो पद है, ये पद कहाँ से लिया गया है, लोकसभा जो अध्यक्ष पद है ये ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। इसके बाद जो 11वीं लोकसभा हुई थी, देखिए 10वीं लोकसभा तक क्या होता था कि लोकसभा में जो उपाध्यक्ष होता था, जो अध्यक्ष होता था वो एक ही दल का हो सकता था, परंतु 11वीं लोकसभा में जो उपाध्यक्ष है वह विपक्षी दल का होता है और जो अध्यक्ष होता है वह पक्ष दल का होता है, सरकार जो बहुमत दल का होता है। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं राज्यसभा के सभापति की, जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, तो राज्यसभा के सभापति किसी भी राज्यसभा के सभापति, जो राज्यसभा के सभापति बनते हैं वह उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। राज्यसभा के सभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। इसके बाद राज्यसभा के जो सभापति का जो वेतन होता है वह भारत की संचित निधि से दिया जाता है। कहाँ से दिया जाता है, राज्यसभा के सभापति का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। इसके बाद सभापति जो होते हैं, जो राज्यसभा में जो सभापति होते हैं और सभापति के साथ में होते हैं उप सभापति, तो राज्यसभा के जो उप सभापति होते हैं वो राज्यसभा के सभापति के कभी भी अधीनस्थ नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, अधीनस्थ नहीं होते हैं, वो उनके बराबर होते हैं। यानी जब तक राज्यसभा के सभापति अपने पद पर हैं तो और वो राज्यसभा का कार्य संचालन कर रहे हैं, तब तक उप सभापति एक सामान्य सदस्य की तरह कार्य करेगा। परंतु जब सभापति अपने पद पर नहीं रहते हैं या किसी कारण से देश से बाहर हैं, कार्य संचालन नहीं कर पा रहे हैं राज्यसभा का, तब उप सभापति के रूप में कार्य करते हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है
और अगला क्वेश्चन ये है कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं। वर्तमान में जो भारत के उपराष्ट्रपति, नवनियुक्त राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुने गए हैं, वो कौन हैं। आइए अब संसद का जो क्रम है इसको आगे बढ़ाते हैं। संसद, पहला ही पॉइंट है संसद का नेता, सदन का नेता, सॉरी संसद का नहीं, सदन का नेता। सदन का नेता कौन होता है, आइए देखते हैं। सदन का नेता, सदन का नेता कौन होता है और विपक्ष का नेता कौन होता है। तो सदन, सदन यानी जिसकी सरकार है, तो सदन का नेता कौन होगा, बताइए कौन होगा। सरकार का, सदन का नेता जो सदन होता है उस समय, तो सदन का नेता होता है जो उस दल का अध्यक्ष होता है, उस दल का नेता होता है, वह सदन का नेता होता है। तो सदन का नेता, आइए अब संसद के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। पहला पॉइंट है आपका सदन का नेता। तो सदन का नेता वह होता है जो उस दल का नेता होता है, वह उस सदन में जो बहुमत दल में होता है। जैसे लोकसभा है तो लोकसभा में सदन का नेता कौन होंगे, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या होंगे, सदन के नेता। और विपक्ष के नेता यानी जो दल बहुमत में नहीं आ पाया, किसी कारण से सरकार नहीं बना पाया है, विपक्ष में बैठा है, तो जो वह दल जो जिस भी सदस्यों को उस समय लोकसभा में जो सदन के नेता के रूप में चुनता है, वह होता है सदन विपक्ष का नेता। क्या होता है वह, विपक्ष का नेता। उसके बाद में विप। विप क्या होता है, देखिए संविधान में विप जो शब्द है इसका इस्तेमाल कहीं भी नहीं किया गया है। ये संसद के विवेक पर आधारित है कि इस शब्द को कब और कहाँ इस्तेमाल किया जाए। तो विप एक तरीके से किसी भी पार्टी के लिए अपना बहुमत साबित करना होता है, यानी हर पार्टी के सदस्य या हर पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि वह किसी भी एक ऐसे सदस्य को नॉमिनेट करे जो संसद के किसी भी सत्र में या किसी भी विधेयक जब पास किया जा रहा हो तब अपनी पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों को संसद में उपस्थित रखे। इस क्रम को क्या बोलते हैं, विप जारी करना। इसके बाद स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव संसद में कौन ला सकता है, तो स्थगन प्रस्ताव को लोकसभा में कौन ला सकता है, स्थगन प्रस्ताव को ला सकता है लोकसभा अध्यक्ष। स्थगन प्रस्ताव कुछ समय के लिए भी लाया जा सकता है और अनिश्चित काल के लिए भी लाया जा सकता है। इसके बाद सत्रावसान। सत्रावसान यानी जब स्थगन प्रस्ताव के बाद में लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा को अनिश्चित काल के लिए क्या कर सकता है, विघटन कर देता है कि अनिश्चित काल के लिए उसकी प्रक्रिया को रोक देता है। तब राष्ट्रपति सत्रावसान के द्वारा लोकसभा की प्रक्रिया को दोबारा चालू करता है, लोकसभा को दोबारा चालू करता है। इसके बाद कोरम संख्या। कोरम संख्या क्या है, कुल उपस्थित सदस्य। देखिए जितने भी कुल सदस्य हैं लोकसभा में, कुल सीट हैं, उसके जो भी कुल सीट है लोकसभा के कुल सीटों का 1/10वां भाग। कोरम संख्या क्या होती है, कुल सदस्य का 1/10वां भाग। 1/10वां भाग क्या होता है, कोरम संख्या। यानी लोकसभा में अभी वर्तमान में अगर 550 सीट हैं तो 550 का 1/10 55 सीट। यानी संसद में अगर सदन की कार्यवाही को चालू रखना है, कार्यवाही पे संचालन करना है, तो कोरम संख्या पूरी होनी चाहिए, यानी 55 सदस्यों का बैठक में शामिल होना अनिवार्य है। इसके बाद में संसद के सत्रों पर चर्चा की जाती है। तो संसद में 3 सत्रों पर चर्चा की गई है। संविधान में 3 सत्रों के बारे में बताया गया है, लिखा गया है। पहला जो सत्र है वह है बजट सत्र। बजट सत्र जो कि फरवरी से मई माह तक चलता है। बजट सत्र फरवरी से मई माह तक चलता है। ये सत्र हर साल आयोजित किए जाते हैं। इसके बाद मॉनसून सत्र। मॉनसून सत्र जुलाई से लेकर सितंबर तक। मॉनसून सत्र का जो टाइम पीरियड है वह है जुलाई से सितंबर। इसके बाद शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर। शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर तक है। इसके बाद अब हम पॉलिटी के क्रम को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में।